वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना ने स्पानियोल को 3-1 से हरा दिया और बार्सिलोना ने इसके साथ ही कैटालोनिया डर्बी 3-1 के साथ जीत ली। बहुत इवेंटफुल गेम था, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। इसी गेम का प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। तो यार, गेम जो है वो बेसिकली बार्सिलोना ने 3-1 के साथ जीत लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि बार्सिलोना फैंस जो है ना वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इस गेम से, क्योंकि हम बार्सिलोना फैंस बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। और हमने अभी रिसेंटली सविया को 5 गोल मारे थे, फिर 4 गोल हमने बायर्न को मारे, फिर अल क्लासिको में 4 गोल स्कोर किए। तो आज 3 गोल जो है वो बार्सिलोना फैंस को हजम नहीं हो रहे और वो ये चाह रहे थे कि इस गेम में भी हम 4-5-6 गोल जो है वो स्कोर करें, स्पेशली जब फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने 3 गोल स्कोर कर दिए थे। तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कम से कम 5 गोल तो हम इस गेम में करेंगे। लेकिन यार, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए और हम लोगों ने आउट ऑफ 36 हमने 33 पॉइंट जो है वो टेबल के ऊपर लेकर हम टॉप पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। और 9 पॉइंट्स क्लियर हैं रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड की एक गेम इन हैंड है। उनका गेम अगेंस्ट वालेंसिया नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी फ्लड वगैरह आया था, जिसकी वजह से वो गेम पोस्टपोन हो गया था। लेकिन 9 पॉइंट की काफ़ी हेल्दी लीड है इस वक्त बार्सिलोना के पास। और इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके प्लेयर्स वो इंजरी का शिकार ना हो और आप 3 पॉइंट भी हासिल कर लें। और यही मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक की स्ट्रैटेजी है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल तो अब हम सबको समझ आ चुकी हुई है कि बार्सिलोना किस तरह से खेलती है, हाईलाइन खेलती है। और हम लोग बहुत ही हाईली रिस्की फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जहां पर ओपोनेंट के पास भी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आज की गेम में भी हमने देखा कि 2 दफ़ा गोल स्कोर हुआ अगेंस्ट बार्सिलोना और 2 दफ़ा स्पानियल गोल स्कोर करने में कामयाब हुई। लेकिन वो ऑफसाइड हो गया और बार्सिलोना का जो ऑफसाइड ट्रैप है वो अभी तक ज़बरदस्त तरीके के साथ काम कर रहा है। और एक चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए कि जो ऑटोमेटेड ऑफसाइड का सिस्टम इस बार इम्प्लीमेंट किया गया ला लीगा में, मेरे ख्याल से उसका सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो हैंसी फ्लिक ही है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, के जो हमने क्लासिको खेला था पहला हाफ, आपने देखा होगा कि एम्बापे ने भी गोल स्कोर किए, उन्होंने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद हैंसी फ्लिक ने हाफ टाइम टॉक में ये बात कही थी प्लेयर्स को कि जो आधा मीटर भी थोड़ा सा पीछे हटा तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अगले हाफ में। तो इसका मतलब है कि फ्लिक जो है वो अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और उन्होंने अगर हाईलाइन खिलाना है तो वो थ्रू आउट द सीजन हाईलाइन ही खिलाएंगे, चाहे वो कितना ही रिस्क क्यों ना आपको उठाना पड़े। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना जो है वो बेसिकली आउट नंबर करने की कोशिश करती है इन टर्म्स ऑफ गोल ओपोनेंट को। और ऐसी जो अब जब आप इतनी हाई लाइन फुटबॉल खेलते हो तो वहां पर आपके अगेंस्ट गोल पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, पहला हाफ तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा था। पहले हाफ में हमने गेम को ऑलमोस्ट किल कर दिया था, हमने 3 गोल स्कोर कर दिए थे। लेकिन जो सेकंड हाफ था ना हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा डल रहा अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट हाफ के। और मैंने ये चीज़ कई जगहों पे पढ़ी है और काफ़ी फैंस जो हैं वो इस चीज़ को कंप्लेन भी कर रहे हैं कि सेकंड हाफ में हम लोग गेम को स्लो कर देते हैं या वो इंटेंसिटी जो है वो हम बरकरार नहीं रख पाते। तो देखो यार, 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये कि जब आपने 3-4 गोल स्कोर कर दिए तो उसके बाद से हम लोग गेम को खुद से भी स्लो करते हैं ताकि गेम की इंटेंसिटी कम की जा सके। और आपको पता है कि फ्लिक की जो डिमांड रहती है प्लेयर्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वो रहते हैं अपने प्लेयर से। प्रेस करना 90 मिनट्स, बॉल के पीछे भागना, बॉल रिकवर करना, फिर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाना और गोल स्कोर करना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो आपको इंजरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मेरे ख्याल में इसी वजह से सेकंड हाफ में जो है बार्सिलोना गेम को स्लो कर देती है। आपने देखा होगा कि बायर्न के अगेंस्ट भी जब हमने लीड ली थी और फिर हमने उसके बाद अल क्लासिको में भी जब लीड ली तो हम फ्रैंकी डियोंग को लेकर आ गए थे। और फ्रैंकी डियोंग के आने के साथ ही जो गेम को कंट्रोल हम ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ कर रहे थे, लेकिन गेम को हमने स्लो भी किया। लेकिन इस गेम में स्पेशली पर्टिकुलरली स्पानियोल की गेम में थोड़ा ऐसा देखने में मिला कि हमने बॉल बहुत ज़्यादा लूज़ की, हमने मिसप्लेस पासेस बहुत ज़्यादा किए। और फ्लिक ने भी मैच के बाद जो बात कही
वो उन्होंने यही बात कही कि मतलब हमने थ्रू आउट द सीजन काफ़ी अच्छा किया है, इस वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगली गेम में वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और वो ये चीज़ें इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि बार्सिलोना की मैनेजमेंट भी इस चीज़ को जानती है कि बार्सिलोना सेकंड हाफ में थोड़ा सा जो है ना वो इंटेंसिटी कम कर रही है, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है वो फ्लिक ऑब्वियसली अपनी टीम से बात करके उसको इम्प्रूव करेंगे। अब अगर मैं लाइनअप की बात करता हूं तो लाइनअप में मैंने जैसे आपको कल प्रीव्यू में बताया था कि फ्लिक की लाइनअप में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंज तो जरूर रहती है। ऑलमोस्ट वही लाइनअप थी, कुंदे की जगह हेक्टर फोर्ड को खिलाया गया था और बिल्कुल सही है क्योंकि 2 दिन के बाद आपने चैंपियंस लीग का भी गेम खेलना है तो आपके प्लेयर्स को रेस्ट भी मिलना चाहिए। और आपकी डिफेंस लाइन वही थी, सिर्फ हेक्टर फोर्ड आए थे और कुंदे जो थे वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। और अगर मैं प्लेयर टू प्लेयर बात करूं तो भाई इनाकी पीनिया ने 1-1 एक सेव किया, तो इनाकी पीनिया की परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल जा रही है। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि अल क्लासिको के बाद से शेजनी को स्टार्ट कराया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इनाकी पीनिया की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी शेजनी को मेरे ख्याल में कोई मौका नहीं मिलने वाला। उसके बाद इनिगो मार्टिनेज का एक और टॉप क्लास गेम था, कमाल की उनकी गेम थी, कुबार्सी की कमाल की गेम रही है। हेक्टर फोर्ट ने ये चीज़ ज़रूर बताई है कि कुंदे क्यों इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, क्योंकि कुंदे के जिस तरह से लिंकअप बनता है लामीन यमाल के साथ, वो चीज़ आपको उस तरह से देखने को नहीं मिली। हेक्टर फोर्ट का ओवरलैपिंग रन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुंदे जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक बन चुके हैं वो, तो उनको रिप्लेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बल्दे को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहे रिसेंट सीजन्स में और यही हम बात करते थे कि वो फाइनल बॉल नहीं दे पाते, उनकी जो फाइनल थर्ड के अंदर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन पिछली गेम में भी उन्होंने एक असिस्ट दिया, आज की गेम में भी उन्होंने एक असिस्ट दिया, तो बल्दे भी अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम का। फिर मिडफील्ड की मैं बात कर लेता हूँ तो मिडफील्ड में कसाडो और पेड्री ने स्टार्ट किया था डबल पिवट में, तो कसाडो की अब मतलब उस बंदे की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि आप ये देखो कि कसाडो ने पिछली 3 गेम्स में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट रियल मैड्रिड और आज की गेम में भी उसने लाइन ब्रेकिंग असिस्ट दिए हैं, पासेस दिए हैं और वो बंदा गेम को कंट्रोल भी करता है, वो रिकवरी भी करता है, इंटरसेप्शन भी करता है, गेम को रीड बहुत अच्छे तरीके के साथ करता है। तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम, कमाल की फाइंड है मेरे ख्याल से। फॉर मी ही इज़ द फाइंड ऑफ द सीजन। इट्स टू अर्ली, अभी भी बहुत अर्ली हैं हम सीजन के, लेकिन हम लोग को जिस तरह से कसाडो ने संभाल के रखा है मिडफील्ड के अंदर, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले सीजन में कसाडो नहीं थे तो हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था। पेड्री की अगेन बहुत ही कमाल किस्म की गेम, कमाल से उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद ओल्मो ने स्टार्ट किया था, पिछली गेम्स में फर्मीन लूपस ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज ओल्मो को स्टार्ट कराया गया। 2 बेहतरीन गोल उन्होंने स्कोर किए, 5 गेम्स जो उन्होंने खेली हैं स्टार्ट किए, 5 के 5 गोल उन्होंने स्कोर किए। एक चीज़ जो है मैं उनको क्रिटिसाइज यहाँ पे करूंगा कि उनको 2 दफ़ा मैच में मौके मिले थे जहाँ पर वो लामीन यमाल को पास खिला सकते थे, लेकिन वो सेल्फिश हो गए थे। एक दफ़ा वो हैट्रिक के लिए सेल्फिश हुआ, एक दफ़ा वो पहले गोल के लिए सेल्फिश हुए, तो यहाँ पर उनको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेहतर करनी होगी। इसके आगे आके आपकी जो फ्रंट थ्री थी, लामीन यमाल भाई वर्ल्ड क्लास, उन्होंने एक और आउटर फुट के साथ असिस्ट दिया था और मेरे ख्याल से तीसरा असिस्ट उनका आउटर फुट से था। तो लामीन यमाल का हर मैच में हमें कुछ ना कुछ कमाल देखने को ज़रूर मिल रहा है। लेवेंडोस्की स्कोर शीट के ऊपर नज़र नहीं आए और लेवेंडोस्की के मैं गोल एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इस वक्त वो लीडिंग गोल स्कोरर हैं और मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली अगेन, तीसरा ही महीना है सीजन को स्टार्ट हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक गैप डाला हुआ है यूरोप के अंदर गोल स्कोर करके, तो मेरे ख्याल में वो बैलन डोर के लिए अभी इस टाइम के ऊपर तो कंटेंडर बने हुए हैं। और फिर उसके बाद रफीनिया को, जो कसाडो की मैंने बात की थी कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन ब्रेकिंग पास असिस्ट दिया और रफीनिया का एक खूबसूरत फिनिश था वहाँ पर। और अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, रफीनिया, लामीन यमाल और लेवेंडोस्की की, तो 53 गोल्स कंट्रीब्यूशन इन तीनों ने अभी तक इस सीज़न में दे दी है और अभी हम सीज़न के स्टार्ट के अंदर ही हैं। हमने सिर्फ 13-14 गेम्स खेली है सीजन की और यहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, असिस्ट और गोल्स सब कुछ ये लोग करके दे रहे हैं। अब
हुआ ये कि हमने सब्स्टिट्यूशंस की, वहाँ पर हम लोगों ने रफीनिया और पेड्री को निकाला क्योंकि ऑब्वियसली चैंपियंस लीग का गेम आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमने कसाडो और ओल्मो को निकाला, फ्रैंकी डियोंग आए और उसके बाद फरमीन लूपस आए थे रफीनिया पेड्री की जगह के ऊपर, गावी और आंसू फती आए। आंसू फती की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली कि उन्होंने एक फिनिश किया था, बहुत ही खूबसूरत फिनिश था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड हो गया था। तो बार्सिलोना का ओवरऑल एक अच्छा गेम था। सेकंड हाफ में बार्सिलोना को अपनी गेम को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर बार्सिलोना उसको इम्प्रूव कर लेती है 90 मिनट अच्छी इंटेंसिटी के साथ, अगर बार्सिलोना फुटबॉल खेल खेल लेती है, तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना को रोकना इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। सो फार सो गुड। और अब अगला गेम हमारा होगा चैंपियंस लीग में, और देखते हैं कि उसमें बार्सिलोना कैसा परफॉर्म करती है। ये था गेम का रिव्यू। आप भी अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको गेम कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।